सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में पहला सवाल है कि हाल ही में राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित एक विधेयक पारित किया। ये किस विधेयक वर्ष का स्थान लेगा? एक विधेयक अभी पारित हुआ है जो किससे संबंधित है? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उससे संबंधित ये एक विधेयक था। ठीक है, तो ये किस विधेयक वर्ष का स्थान लेगा? यानी कि जो पहले विधेयक जो पारित हुआ था उसकी जगह उसको संशोधन के बाद ये अभी पारित किया गया है। किस में पारित किया गया? राज्यसभा में। देखिए, कोई भी विधेयक जो बिल पास किया जाता है कानून बनने से पहले वो एक राज्यसभा, लोकसभा, ये काफ़ी प्रोसेस के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो एक कानून बनता है। उससे पहले एक बिल पास किया जाता है, पारित किया जाता है। तो यही एक बिल यानी कि एक विधेयक है जो कि किस में पारित किया गया? राज्यसभा में पारित किया गया। क्योंकि एक मंत्री के द्वारा पारित किया गया है तो ये एक सरकारी विधेयक है। ये किस विधेयक वर्ष का स्थान लेगा? 1974, 1981, 1991 और 1997। तो इसका सही जवाब तो है ऑप्शन सी जो है 1991। ये विधेयक वर्ष 1991 का स्थान लेगा। देखिए, ये क्या है कि इनके कार्यकाल और नियुक्ति से संबंधित, यानी कि जो इनकी नियुक्ति पहले कैसे हुआ करती थी और अभी जो ये विधेयक पारित हुआ है इसमें क्या संशोधन किया गया है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कि ये सबसे पहले तो ये बता दें कि ये किसने पास किया है। ठीक है, यानी कि पारित किया है, प्रस्तावित किया है। ये केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल जी ने इनको क्या किया है? पेश किया है। ये विधेयक वर्ग जो है 1991 में जो चुनाव आयोग का जो ये चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और कामकाज से संबंधित जो ये विधेयक था उसका ये क्या लेगा? स्थान लेगा। ये जो नियुक्ति है इसमें चयन समिति, पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति पीएम के जो एक संघ होता था उसके द्वारा एक नाम भेजा जाता था और उसी के तौर पर क्या कर दिया जाता था? चयन कर दिया जाता था मुख्य चुनाव आयुक्त का। ठीक है, लेकिन अभी इस बिल में क्या कहा गया है कि एक चयन समिति होगी और उस चयन समिति में कौन कौन होगा? उस चयन समिति में एक प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता, अगर विपक्ष नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को इसमें शामिल किया जाएगा और फिर क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन होगा। विधेयक के अनुसार क्या है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अपनी ड्यूटी के दौरान कोई आदेश देते हैं तो अदालत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी कि अपने पद पर रहते हुए ड्यूटी के दौरान कोई भी आदेश पारित करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इस बिल में ये कहा गया है। और जो सेवा शर्तें हैं वो कैबिनेट, ये जो वेतन और सेवा शर्तें, देखिए पहले वेतन क्या होता था? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता था सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसके समान होता था। ठीक है, अभी क्या है कि ये कैबिनेट सचिव के समान इनका वेतन और सेवा शर्तों को इस बिल में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये जो बिल है एक संवैधानिक प्रावधान 324(5) को बरकरार रखता है क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं करता। यानी कि चुनाव आयुक्त के इनके हटाए जाने के संबंध में जो प्रावधान है उसको वैसे के वैसा रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सीईसी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही निष्कासन की अनुमति देता है, जबकि ईसी को इलेक्शन जो कमिश्नर जो होते हैं, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उनको सीईसी की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, और ईसी यानी कि जो चुनाव आयुक्त है वो सीईसी की अनुशंसा पर ही उनको हटाया जा सकता है। तो ये इसमें प्रावधान किया गया है इस बिल में। तो इस बिल में एक तो उनके चयन से संबंधित प्रावधान किया गया है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसमें कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, एक कैबिनेट के मंत्री होंगे और फिर एक लोकसभा के विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होंगे। ठीक है, और इसमें जो वेतन और सेवा शर्तें हैं जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हुआ करती थी, अभी क्या कर दिया गया? उनको कैबिनेट सचिव के समान इसमें किया गया है। तो ये था इनसे संबंधित है। और ये मैंने बता ही दिया कि दर्जा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर ही होगा, लेकिन वेतन और सेवा वर्ते कैबिनेट सचिव के बराबर कर दी गई हैं।
तो उनका दर्जा तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके बराबर ही होगा। संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें चुनावों से संबंधित, तो भाग जो ये जो है 15 भाग में 5 अनुच्छेद हैं, सिर्फ 324 से लेकर 329 तक ये चुनाव आयोग से संबंधित जो है ये इसमें अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो अभी एक पहले कोई एक विशिष्ट जो विधायी प्रक्रिया नहीं होती थी इनके चुनाव चयन से संबंधित, अभी इसमें ये कर दिया गया है कि 3 लोगों को शामिल किया गया। चयन समिति वो सिफारिश भेजेगी फिर राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर इसको लास्ट अप्रूवल देगा। ठीक है, तो ये था, ये मैंने बता ही दिया कि पहले ऐसा हुआ करता था कि प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता थी उसमें संघ परिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती थी। पहले इनका कार्यकाल जो था 6 वर्ष और 65 साल, कार्यकाल से संबंधित इसमें कुछ बताया नहीं है अभी। तो कार्यकाल इनका क्या है, ये 6 वर्ष और 65 साल किसके लिए है, सीईसी के लिए, और जो ईसी जो होते हैं उनके लिए 6 वर्ष और 62 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष 62 वर्ष का मतलब या तो 6 साल पूरे हो जाएं अपने पद पर रहते हुए, या 62 वर्ष तक वो अपनी कुल उम्र के 62 वर्ष तक रह सकता है उस पद पर। तो ये चुनाव आयुक्त से संबंधित जो विधेयक था उसके बारे में हमने चर्चा करी। प्रथम निर्वाचन आयुक्त यानी कि चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। कब से थे, 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक थे। अभी वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार जी हैं, और ये है 15 मई 2022 से लगातार बने हुए हैं। अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, रसमलाई की बातें जो हाल ही चर्चा में रही, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि 3D मुद्रित मंदिर कहाँ पर इसका स्थापना हुई, तेलंगाना में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात में। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला उड़ीसा कटक में। एक्सपो 2030 कहाँ आयोजित होगा, सऊदी अरब रियाद में। भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, देवघर में हुआ है। ठीक है, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट का आयोजन ब्रिटेन में हुआ है। और शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा का अनावरण सिंधुदुर्ग में राजकोट किले में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका अनावरण किया। और ओलंपिक समिति की जो बैठक थी 141वीं, उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब 3D ये जो 3D जो मुद्रित बिल्डिंग है वो केरला में है। मंदिर की बात हमने करी 3D वाले की, वो तेलंगाना में है। और 3D का जो मुद्रित डाकघर है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी चर्चा में चल रहे हैं, तो रिवीजन की दृष्टि से मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब तो है ऑप्शन सी, फ्रांस में। फ्रांस का शहर है सेरगी शहर। कहाँ पर, सेरगी शहर में। तो सेरगी शहर में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो वैसे तो इनकी एक प्रतिमा अपने कन्याकुमारी में भी इनकी प्रतिमा है, 133 फीट लंबी प्रतिमा है इनकी कन्याकुमारी में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कन्याकुमारी के दक्षिणी सिरे पर, वहाँ पर भी लगाई गई। वो तो बहुत पहले की मूर्ति है। ठीक है, 133 फीट की है, 133 अध्यायों का इनका उस हिसाब से, तो 133 फीट का उनका बनाया गया। ठीक है, अब ये संत तिरुवल्लुवर जो संत थे ये कौन थे, ये तमिलियन थे और ये एक वहाँ के कवि थे। इनका जन्म की बात करें तो हम माइलापुर में हुआ, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि अगर जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं वही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ड्राइड वाइलेंडम ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। ये एक फैक्ट है सीधा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेस्टिल दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस गए और उन्होंने तभी प्रतिमा बनाने की घोषणा की थी। तिरुवल्लुवर जो संत हैं इनका जो दिवस है वो 15 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये पोंगल चलता है इस समय तमिल में, और ये पोंगल समारोह का ही क्या है, एक हिस्सा है। तो तिरुवल्लुवर दिवस वहाँ मनाया जाता है। बेस्टिल दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी प्रतिमा बनाने की घोषणा की थी। मानते हैं कि इनको 3री 4थी या 8वीं 9वीं शताब्दी से ये संबंधित है। तो ये इसमें कोई मतलब क्लियर कट नहीं है कि किस समय से इनको जाना जाता है। तो ये वैसे दिया गया है कई जगह है 3री 4थी या 8वीं 9वीं शताब्दी में। ये क्या था कि देखिए ये संगम साहित्य होता है एक तमिल में। संगम, संगम का मतलब होता है संघ, तमिल कवियों का एक संघ। ठीक है, तो इन ये कवि थे
तो कवियों का एक संगम साहित्य में इन्होंने एक रचना करी थी, उस रचना का नाम याद रखना है कुराल। ठीक है, तो कुराल में 10 कविताएं, 133 खंड शामिल हैं, मतलब 133 अध्याय। और उसी को लेकर मैंने अभी बताया कि कन्याकुमारी के जो दक्षिणी सिरे पर इनकी जो प्रतिमा है वो 133 फीट की है, वो कहीं ना कहीं इसी से मैच खाती है। और अभी इनकी पुस्तकों को 3 भागों में विभाजित किया है। तो एक तो है आराम, उसमें सद्गुण इनका सबका वर्णन दिया गया, पोरुल और कामम। ये सब तो सिर्फ एक नज़र बनाए रखना, बस इन पे ज़्यादा याद नहीं रखना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो इनकी पुस्तकों के 3 भाग यहाँ पर मैंने बताए। अब संगम शब्द का मैंने इसका बता दिया क्या मतलब होता है। इसका होता है संग। तो प्राचीन दक्षिणी भारत में 3 संगमों यानी कि तमिल जो कवियों का जो समागम होता था, जो सम्मेलन होता था, उसका आयोजन हुआ। तमिल कवियों का समागम हुआ, सम्मेलन हुआ। और टोटल कितने सम्मेलन हुए? 3 सम्मेलन हुए। तो कहाँ कहाँ पर आयोजित हुए वो सम्मेलन और कौन से ग्रंथ की में इनकी जानकारी मिलती है वो मैंने इस नीचे दर्शाया है। ठीक है, तो जो प्रथम संगम था, यानी कि जो संगम था, प्रथम कवियों का जो सम्मेलन था, वो कहाँ पर हुआ? मदुरई में हुआ। और महान संत भी इसमें शामिल हुए बहुत सारे। और इस संगम का कोई साहित्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो पहला जो संगम था वो मदुरई में हुआ। दूसरा संगम कहाँ पर हुआ? कपाटपुरम में हुआ। और संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ इम्पोर्टेंट है तोल्कापियम, ये उस समय की जानकारी देता है। ठीक है, तीसरा संगम कौन सा है? ये भी मदुरई में हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, पहला कहाँ, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ पर हुआ, तोल्कापियम किस संगम से संबंधित है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तमिल अन्य रचनाओं की बात करें, जैसे तोल्कापियम बता दिया, तो 10 कविताओं को पट्टू पट्टू बोलते हैं, 8 संकलन को एट्टू टोगई, 18 लघु रचनाओं को पदीने किल कन्नक्कू और 3 महाकाव्य शामिल है। तो ये अन्य तमिल की रचनाएं थी। तो संत तिरुवल्लुवर जी की फ्रांस के सेरगी शहर में प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये हाल ही चर्चा में था। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च की गई, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जलरानी, बाराकुडा, ताराकुडा और जलकुडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या नाम है? बाराकुडा। तो बाराकुडा सौर इलेक्ट्रिक जो नाव है इसको लॉन्च किया गया है। ये कहाँ से कहाँ चलेगी? देखिए किसके द्वारा विकसित किया गया है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। मझगांव जो डाक शिप बिल्डर्स एंड नेवल्ट है उसके द्वारा विकसित किया गया। नाम बिल्कुल याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये नाव जो है केरल के अल्लापुझा में नवगाथी पन्नावली यार्ड, यहाँ से क्या की गई, इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये एक बस दृष्टि रखनी है इस पर कि क्या क्या लिखा हुआ है, बाकी तो एग्जाम में तो टिक हो ही जाता है अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो। इस बाराकुडा शब्द का मतलब क्या होता है? तेज लॉन्ग फिश के नाम पर इसको रखा गया है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 12 नॉट। 12 नॉट इसकी मैक्सिमम स्पीड है। एक नॉट में कितना होता है? 1.852 किलोमीटर प्रति ओवर। और वैसे बताते हैं कि 1.51 मील प्रति और माइल्स प्रति ओवर के हिसाब से इसकी स्पीड, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 को, वो इसकी अधिकतम स्पीड है। ठीक है, तो अन्य रसमलाई बातों में और देख लेते हैं जो हाल ही में ऐसी घटनाओं से संबंधित हैं। ठीक है, तो भारतीय नौसेना को हाल ही में स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल प्राप्त हुआ है। तो इम्फाल क्या था, ये सब मतलब ये नौसेना को प्राप्त हुआ है। तो ये बस एक नज़र बनाए, क्योंकि आपने पहले पढ़ा, ये मैंने बहुत इसको विस्तार से भी पढ़ाया है, इसलिए सिंपल एक सिंगल लाइन के रूप में यहाँ पर डाल दिया। सब पढ़ाए गए हैं विस्तार से। संप्रति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो कहाँ पर हुआ है? ये मेघालय में हुआ। तो संप्रति किन देशों के बीच में होता है ये भी याद रखना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, और ये 11वां एडिशन था। ठीक है, हरिमऊ शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास जो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, ये भी यहीं पर हुआ है, मेघालय में ही हुआ है। और भाप इंजन से डीजल इंजन में परिवर्तित होने वाला पहला युद्धपोत कौन सा है? तो ये INS व्यास को याद रख लेना। भाप इंजन से इसको डीजल में बदला गया है। ठीक है, ये अब्बाविल मिसाइल जो है किस देश की है? ये पाकिस्तान की है। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की बैठक नई दिल्ली में।
8 अक्टूबर को आयोजित भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना के नए झंडे का अनावरण कहाँ किया गया? ये प्रयागराज में नया ध्वज इनको मतलब अनावरण किया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। भारत और इटली ने किस क्षेत्र के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने आपस में समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना और बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड, इसने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? एक ये मिसाइल विकसित करेंगे, एस्ट्रा मिसाइल, उस समझौते पर क्या किए हैं इन्होंने? हस्ताक्षर किए हैं। स्वावलंबन 2.0 हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह, तो जरूर सुरक्षा से संबंधित है। किस स्वदेशी मिसाइल को डीएसी ने अभी मंजूरी दी है? तो ध्रुवास्त्र, ये स्वदेशी एक मिसाइल है, ठीक है, इसको याद रखना है, ध्रुवास्त्र। भारतीय नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने अमेरिका के 25वें आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम में भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वहाँ पर 25वां ये हुआ और उसमें किसने भाग लिया, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरत में, 6 लेन वाली, ठीक है, 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण, मजबूत सड़क का निर्माण होगा। स्टील उत्पादन के दौरान जो भी अपशिष्ट निकलता है उससे इसका उत्पादन किया जाएगा। इसमें लौह लाह सबके अंश होते हैं, ठीक है। पूरा जानकारी जान लेते हैं कि स्टील स्लैग जो रोड तकनीक है वो अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए स्टील उत्पादन के दौरान जो भी अपशिष्ट निकलता है उससे उसका उपयोग किया जाएगा। तो हमारा जो है स्वच्छ मिशन वो भी बना रहेगा। ये पहले तो ये देख लीजिए ये किसको जोड़ेगा, ये जो है NH6 को हजीरा बंदरगाह से ये जोड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली। इसमें क्या होता है, स्टील होता है, लोहा होता है, कार्बन और कुछ अन्य मिश्र धातु होते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे हमारा किसको फ़ायदा मिलेगा? वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत, ये जो 2 अभियान थे इसको मदद मिलेगी ऐसे परियोजनाओं से, ठीक है। अन्य रसमलाई की बातें जान लेते हैं कि भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तर प्रदेश में, IIT रुड़की में। ओपन सीईओ के सीईओ ये छोड़ो, ये तो सैम अल्टमैन पुराना हो गया, ये चेंज होते रहेंगे, इनका कुछ नहीं है। 40वें कोस्ट गार्डों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? माइकल डगलस को। और ऑपरेशन अजय क्या है? इजराइल में जो अभी अपने जो भारतीय फंसे हुए थे उनके लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया उनको ऑपरेशन अजय नाम दिया। गंगेटिक डॉल्फिन को किस राज्य ने जलीय जीव के रूप में घोषित किया? उत्तर प्रदेश ने। और ये जो नेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल है ये शिमला में आयोजित हुआ। और ये मैंने बता ही दिया, जो 3D वाली प्रिंटेड जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन केरला में हुआ। एशियाई खेल 2023 में खेल मेडल में भारत का कौन सा स्थान है? खेल मेडल में भारत का कौन सा स्थान है? और ये है चौथा स्थान। तो ये इंपॉर्टेंट थे रसमलाई की बातों में जो हाल ही करंट में रहे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी एकता कपूर, ऑप्शन सी सलमान खान और ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो ये ऑप्शन ए जो है जावेद अख्तर, इनको क्या दिया गया है? पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये अभी दिया नहीं दिया, ऐलान किया गया है, दिया जाएगा। ये अजंता एलोरा जो फेस्टिवल होता है जो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से ये क्या होता है? आयोजित होता है। जनवरी में आयोजित होगा महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के सहयोग से। इसमें विश्व भर की जो भी सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है उनका जो प्रदर्शन के आधार पर कौन सी बेस्ट है तो ये उनको दिया जाएगा डायरेक्टर को, ठीक है। तो ये जावेद अख्तर को ये पुरस्कार जो है ऐलान किया गया उनको दिया जाएगा। तो ये मैंने बता दिया। कुछ अन्य पुरस्कार थे जैसे 54वां सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार किसको? माइकल डगलस को। बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ें। IFFI गोल्डन पिकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर्स को। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को। नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर। एशियाई टीवी सीरीज़ का पुरस्कार हंसल मेहता की न्यूज़ रूम ड्रामा सीरीज स्कूप को दिया गया। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक अवार्ड REC लिमिटेड को। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित मीरा चंद। ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार NTPC बोगाईगांव को।
और NHPC को द इकोनॉमिक टाइम HR वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड प्राप्त हुआ। इतना लंबा अवार्ड है भाई, याद रख लेना, NHPC। ठीक है। किस भारतीय अमेरिका को अमेरिका की प्रथम महिला यानी कि जिल बाइडन, जो बाइडन है उनकी पत्नी है, उन्होंने पदवी दी है गीतांजलि राव को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शब्द वाकायामा सरयू जो हाल ही खबरों में था क्या था? क्या एक बैक्टीरिया था, क्या एक जीवाश्म था, फॉसिल था, पुरातात्विक स्थल था और बंदरगाह था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवाश्म। ठीक है, इसका सही जवाब वाकायामा सरयू क्या था? एक जीवाश्म था। कहाँ पर खोजा गया? जापान के वाकायामा प्रांत में खोजा गया। और ये क्या था? इसका अर्थ जो होता है ब्लू ड्रैगन होता है। और बस ये एक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार, ये सब इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, ये सब चीज़ें साइंस टेक से, इन्वायरमेंट से, किसी में भी डाल दिया जाता है ऐसे क्वेश्चनों को। तो लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराने इस जीवाश्म की खोज तो 2006 में कर दी थी। किसने की थी? एक शोधकर्ता थे अकिहिरो मिसाकी ने। लेकिन अभी इसको क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है। ये मगरमच्छ जैसा दिखता है और एक समुद्री राक्षस मानते हैं इसको, क्योंकि ये शिकार करता है और प्राग ऐतिहासिक समुद्री शिकारियों के बारे में इससे नई जानकारी प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये था वाकायामा। किस प्रांत में खोजा गया? जापान में वाकायामा प्रांत में खोजा गया। वाकायामा सोरियो इसको नाम दिया, जिसका अर्थ होता है ब्लू ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? हिंदू विवाह को देता है, मुस्लिम विवाह को, पारसी विवाह को या सिख विवाह को? तो इसका सही जवाब है सिख विवाह को। ठीक है, तो ये सिख विवाह की जो रस्में हैं उसको क्या देता है? वैधानिक मान्यता देता है। तो जो आनंद विवाह अधिनियम है, जो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान करता है। तो ये जम्मू कश्मीर में दिया गया। लंबे समय से काफ़ी इनकी मांग चली आ रही थी, तो ये उसकी, और उसमें क्या है, ये सब इसको क्या कर दिया? अधिसूचित कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि UNODC के अनुसार, ये सब कुछ ज़्यादा इसमें बताने लायक बातें नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी से आगे पलट दिया पेज। ठीक है, आनंद विवाह किससे संबंधित है? सिर्फ सिख समुदाय से संबंधित है, यही याद करना है। UNODC के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो ये है अपने माननीय ईरान है या पाकिस्तान, म्यांमार है या बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार है। म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि दो होते हैं अफीम के सबसे बड़े जो ट्रायंगल हैं, एक तो गोल्डन क्रीसेंट होता है और एक गोल्डन ट्रायंगल होता है। तो उसमें देखिए, ये जो पहले तो ये जान लीजिए कि UNODC ने कहा है। तो UNODC क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये तो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है? गोल्डन ट्रायंगल ये भी अफीम, नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एक बदनाम क्षेत्र है। थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, इसको आप MLT के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो MLT के नाम से याद रख सकते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अब है गोल्डन क्रीसेंट। ये मध्य एशिया और दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र को दिया गया। ये है ईरान। कौन कौन सा है? ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी है गोल्डन क्रीसेंट। तो ये दोनों जो हैं गोल्डन से रिलेटेड, जो शब्द से रिलेटेड जो दोनों हैं, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट, इनको याद रखना है। तो अभी UNODC ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान को छोड़कर म्यांमार अफीम में सबसे नंबर 1 बन गए। ठीक है, तो सबसे नंबर बन गया है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। अब ये देखिए, एक होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम UNDCP। ये 1991 में इसकी स्थापना हुई और ये नशाखोरी और जो मादक पदार्थों की तस्करी है उनसे निपटने के लिए एक वैश्विक प्रयास था और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर इससे रिलेटेड था इसलिए डाल दिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने पानी से आर्सेनिक को निकालने की तकनीकी विकसित की है? तो IIT खड़गपुर है, IIT कोलकाता है, IIT कानपुर या IIT मद्रास? तो इसका सही जवाब तो है IIT मद्रास।
ठीक है। आईआईटी मद्रास क्या करेगी, पानी से आर्सेनिक को निकालेगी। अब आर्सेनिक क्या होता है, ये एक जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है। और जो ये तकनीक है इसको अमृत एफ के नाम से नाम दिया गया है, ये याद रखना है, अमृत एफ। इस प्रौद्योगिकी में क्या होगा कि नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि ऐसी तकनीक में क्या, किस प्रकार, किसका यूज किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, तो ये टेक्निक इसमें दी जा सकती है। नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का इसमें उपयोग होता है, ठीक है। आर्सेनिक के प्रायोगिक क्या होते हैं, विषैले होते हैं, जो हमारी शरीर की जो कोशिकाओं में जाकर के पैरालिसिस, लकवा पैदा करते हैं और हमारे टिश्यूज जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सिर में दर्द रहता है, चक्कर आता है, उल्टियाँ आती हैं, ये सब इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आर्सेनिक जो मुख्य रूप से सल्फाइड के रूप में चांदी में पाया जाता है, शीशे में, तांबे में, निकल में, सुरमा में, कोबाल्ट में, लोहे में, बहुत सारे खनिजों में पाया जाता है। 200 से अधिक खनिजों में आर्सेनिक पाया जाता है। और ये आर्सेनोपाइराइट इसको सबसे जो आम मौजूद रहता है उसको बोलते हैं। तो आर्सेनिक अब ये कैसे उत्पन्न करता है, जो जहरीला या विषैला पदार्थ जो बनाता है वो, इसको बस इतना याद रखना, आर्सेनिक ऑक्सीडेटिव तनाव और एपेप्टोसिस को बढ़ाकर नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हेप्टोटॉक्सिसिटी उत्पन्न करता है। तो ये जो दो टर्म्स थी ये याद रखनी है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हेप्टोटॉक्सिसिटी उत्पन्न करता है। अभी आईआईटी से संबंधित, जो कि आईआईटी मद्रास से संबंधित था, तो आईआईटी से संबंधित और भी हाल ही करंट में बहुत सारी खबरें रही। आईआईटी रोपड़ ने क्या किया कि सतलज में दुर्बल धातु टेंटेलियम की खोज की, ठीक है। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नई खादी इंडिया का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को बढ़ाने की पेशकश की। आईआईटी मद्रास ने स्टार्टअप के लिए भारत का पहला इनक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। रुड़की ने, मैंने बता ही दिया कि दूरसंचार जो उत्कृष्टता केंद्र था, अभी हमने डिस्कस किया उत्तर प्रदेश में, वो टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की। ये समृद्धि कॉन्स्टेंट जो वॉल्यूम नामक डिप्टी टेक ट्रेलर प्रोत्साहन अभियान आईआईटी रोपड़ से शुरू किया, जो कृषि और जल प्रौद्योगिकी में जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए समर्पित था। पंजाब एंड चंडीगढ़ प्रशासक ने उद्घाटन किया इसका, जो था आईआईटी का ये जो था ना, ये समृद्धि कॉन्स्टेंट, इसका किसने, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। अगला है कि इंटेलिजेंट शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 को किसने विकसित किया, आईआईटी कानपुर ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आईआईटी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि बनी घास का मैदान जो समाचारों में देखा गया किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है बनी घास का मैदान। चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पर एक चीता का प्रजनन केंद्र खोलने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। तो ये जो कच्छ और एशिया में, ये गुजरात में है, एशिया का सबसे बड़ा खुला घास का मैदान है, 2600 वर्ग किलोमीटर में है। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले में बनी घास के मैदानों में चीतों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। गुजरात सरकार ने काम्पा के तहत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन, ये इन्होंने प्रस्ताव भी भेज दिया है काम्पा के पास, ठीक है। तो ये इसलिए ये चर्चा में था, बनी घास का जो मैदान था। अब सिर्फ एक नज़र कुछ क्वेश्चनों पर सिंगल लाइन पर डाल लेते हैं। साल 2013 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन हैं। तो ये शुभमन गिल हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी शुभमन गिल है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया। अभी हमने देखा कि 2023 का जो बुकर प्राइज़ था वो तो पॉल लिंच को मिला है। 2024 के लिए जो जज बैठेगा उसमें ब्रिटिश भारतीय संगीतकार किसको शामिल किया गया है। तो जो नितिन साहनी हैं, ऑप्शन डी, इनको क्या किया गया है, उस पैनल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारामुगली को किस नौसेना डाकयार्ड पर कमीशन किया गया है। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, कोची, हिंदुस्तान, गोवा। तो ऑप्शन ए जो है इसका विशाखापट्टनम, ये क्या है, सही जवाब है। तारामुगली को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर क्या किया गया है, कमीशन किया गया है। फास्ट अटैक क्राफ्ट है ही।
किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत स्टेट बैंक ने किए। सिंगल लाइन की क्वेश्चन है। 70 मिलियन यूरो का इन्होंने क्या किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट देने की वो करी है, हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि 630 करोड़ रुपए के करीब ये रुपये हैं। ठीक है। मिस इंडिया यूएसए का 2023 का खिताब किसने जीता? आयुषी कपूर, रिजुल मनी, कीर्ति कामरा और सलोनी राममोहन। तो इसका सही जवाब जो है रिजुल मनी, इन्होंने क्या जीता है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीत लिया है। अब ये अलग अलग श्रेणी में खिताब यहाँ पर दिखाए गए हैं कि रिजुल मनी जो हैं, मैनी, इनको तो क्या हुआ, ये मिस यूएस का खिताब जीत लिया। ये मैसाचुसेट्स की जो है स्नेहा नाम्बियार को मिसेज इंडिया यूएसए, ठीक है। और ये मिस 3 ये पुरस्कार इनको, तो ये 3 श्रेणी, ये सब बस हल्के फुल्के दिमाग में रख लेना। 41वीं वर्षगांठ थी इसकी और भारत के बाहर लंबे समय तक चलने वाली ये भारतीय प्रतियोगिता है। तो तीनों नाम इसमें याद रख लेना। जो मिशिगन की हैं ये रिजुल मैनी, मैसाचुसेट्स की हैं ये स्नेहा नाम्बियार, ये मिसेज इंडिया इनको यूएसए घोषित किया है, और सलोनी राममोहन को मिस टीन इंडिया यूएसए घोषित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नज़र मार लेना इन पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? ये पर्टिकुलर खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर का किया था और अभी MS धोनी की जर्सी को भी इन्होंने रिटायर करने का फैसला किया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 में किसे नामित किया गया है? तो ये ऑप्शन डी जो है अमित पांघाल, इनको क्या किया गया है, इसके लिए नामित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद किसके साथ समझौता किया है? तो ये एक तो पहला तो है भेल, फिर दूसरा है बेल टाटा पावर। तो ये बेल के साथ इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।